नमस्कार साथियों ये टॉपिक जो है आज का बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने पिता, दादा, माता यानी कि जो व्यक्ति एक्सपायर कर गया है उसकी प्रॉपर्टी आप अपने नाम कैसे करवाएं बिना कोर्ट कचहरी चक्कर काटे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं साथियों कि कई लोग जो घर से बाहर रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या अन्य शहरों में रह रहे हैं, उनके पिताजी मान लीजिए ये नाम था या मान लीजिए जो भी नाम था, उनके दादाजी माताजी एक्सपायर हो गई हैं और अभी तक आप ज़मीन पे कब्जा तो है लेकिन अभी तक आपने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, तो ये बहुत गंभीर समस्या है। ठीक है, बहुत पछताओगे आप। तो मैं आपको वही बताऊंगा कि यदि आपके दादा, पिता, माता कोई भी व्यक्ति एक्सपायर हो गया है, उसका देहांत हो गया है, आपके भाई वगैरह कोई भी हैं, अब उत्तराधिकार से संपत्ति आपको मिलनी है और आप रहते हैं बाहर भाई या आपको समय नहीं मिल पा रहा, तो आप ये कानून जान लीजिए, बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो हम दो पॉइंटों पर चर्चा करेंगे कि मान लीजिए जो भी व्यक्ति एक्सपायर हुआ, उत्तराधिकार की संपत्ति अपने नाम करवाने के नियम क्या हैं, सेक्शंस के बारे में, और संपत्ति अपने नाम करवाने की लास्ट समय सीमा, देखिए प्रोसेस और समय सीमा क्या है। ठीक है, और एक फॉर्म और भरा जाता थोड़ा उसके बारे में भी आपको बता देंगे। अब एक चीज़ और साथियों, यदि आप इसके संबंध में कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो कोई ज़मीन खरीद रहे हैं इसको डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन सही कोई फर्जी तो नहीं है, ठीक है, या मान लीजिए ये आप ऑनलाइन आवेदन करवाना चाहते हैं, तो ये सारी सुविधाएं आप मुझसे ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों सबसे पहले मान लीजिए ये जो है वो आपके पिताजी थे या माताजी, कोई भी एक्स व्यक्ति था, वो एक्सपायर हो गया। ठीक है, आप उसकी जो प्रॉपर्टी थी आप वारिस थे, कोई बात नहीं, आप इस प्रॉपर्टी पे काबिज हैं। लेकिन साथियों कब्जा रहने से आपका काम नहीं चलेगा, या मान लीजिए आप बाहर रह रहे हैं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप इस संपत्ति को दाखिल खारिज अपने नाम करवा लीजिए, उत्तराधिकार नामांतरण सेक्शन 33 सब सेक्शन 1 करवा लीजिए आप, वरना ये प्रॉपर्टी ए के नाम ही बनी रहेगी, चाहे 10 साल हो जाए चाहे 12 साल। अब देखिए साथियों कानून क्या था। कानून तो ये है कि सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 जो है वो ये कहता है कि अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर एक्सपायर हो जाता है तो लेखपाल कानून को रिपोर्ट दें कि ए का वारिस बी है ये इस प्रॉपर्टी पे, और तहसीलदार आदेश कर दे, दाखिल खारिज कर दे। लेकिन सिस्टम इतना करप्ट हो गया है साथियों कि कोई भी नहीं करना चाहता है, कोई भी करना ही नहीं चाहता, तो फिर आपको कराना पड़ेगा। अब मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि साथियों आप मुझे ट्विटर पर अवश्य फॉलो करें, ऐसे ही मुद्दे में उठाता रहता हूँ। ट्विटर अगर आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया तो आप मुझे ज़रूर फॉलो करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी। अब साथियों मान लीजिए ये व्यक्ति आपका कोई भी एक्सपायर हो गया था, आप ये संपत्ति अगर मान लीजिए दाखिल खारिज खुद नहीं प्रोसेस करते हैं तो ऐसे ही 10 साल 12 साल पड़ी रहेगी, और अकस्मात अगर खतौनी जब 5 वर्ष बाद चेंज होती है, खतौनी चेंज होने पर एक ही जगह किसी दूसरे व्यक्ति गांव का नाम पहुंच गया, आप सोते रहेंगे, ज़मीन उसके नाम चलती रहेगी, बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए भाई अपने नाम करवा लो ना आप संपत्ति। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा ये करवाएं कैसे आप। देखिए क्या क्या होता है कि बाप दादा की संपत्ति पड़ी रहती है, लोग लापरवाही कर रहे हैं, कहीं बाहर रहते नहीं जाते, तो ऐसे नहीं चलेगा साथियों, करवा लीजिए अपने नाम। अब मैं आपको थोड़ा आपका प्रोसेस बता दिया हूँ, मैंने प्रोसेस तो आपको बता दिया, अब कुछ आप नियम जान लीजिए। आजकल नियम क्या चल रहे हैं साथियों कि जैसे मान लीजिए कोई भी ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है, अब अगर वसीयत की है तो वसीयत का आप दाखिल खारिज करवा लीजिए तहसील से, या मान लीजिए कोई वैसी संपत्ति है तो आप प्रोबेट जारी करवा लीजिए कोर्ट से, ठीक है, वसीयत के समय। दान पत्र है फिर भी दाखिल खारिज करा लीजिए। अब वो व्यक्ति एक्सपायर कर गए हैं ए, तो उनकी ज़मीन आपको मिलनी है, चाहे भाई हो, मान लीजिए भाई का कोई भी सदस्य है नहीं, ना उनके लड़का लड़की कोई भी नहीं है, तो आपको ही संपत्ति मिलेगी ना। ठीक है, माता है तो माता की संपत्ति आपको ही मिलेगी। तो जो ये व्यक्ति एक्सपायर हुआ है उसकी संपत्ति आप पाने के लिए एक आप आवेदन करिए ऑनलाइन, ठीक है, RC9 जिसे बोलते हैं, इसमें आप आवेदन कर दीजिए धारा 33 के। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन होता ही कर सकते हैं। आप न कर पाएँ तो आप मेरे द्वारा भी ऑनलाइन करवा सकते हैं, कोई लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया साथियों। ठीक है, यूपी का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य अन्य स्टेटों का भी होता है, लेकिन मैं यूपी का बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत नियम चेंज है और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है साथियों, अब ये आपने RC9 कर दिया, ठीक है, अब ये जाएगा साथियों लेखपाल के पास, लेखपाल इस पर जांच करेगा। ठीक है, लेखपाल कानून को जांच करेंगे और इस पर रिपोर्ट अपनी तहसीलदार को सौंपेंगे। किसे सौंपेंगे? तहसीलदार को। ठीक है,
अब तहसीलदार को रिपोर्ट सौंपेंगे और तहसीलदार जो है वो सेक्शन 35 में आदेश करेगा अगर ये मामला निर्विवादित है तो। अगर विवादित है तो सभी बच्चों को नोटिस देंगे, सभी बच्चों की सुनी जाएगी, पूरा केस चलेगा, उसके बाद किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आप कर लीजिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ न रहा हो तो आएगा कि मैं इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इकट्ठा करूं, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी साथियों बता देता हूं आपको क्या क्या इकट्ठा करिए। सबसे फर्स्ट में जो व्यक्ति मरा है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक है, सबसे ज़रूरी होता है मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक है ना, वो आप ले लीजिए। दूसरा आप अपना आधार कार्ड वगैरह जो है वो ले लीजिए और 2 फोटो, ठीक है। इतना आपसे लगेगा जब आप आवेदन करेंगे। आवेदन है साथियों ये। अब देखिए, आप मान लीजिए अगर कानून में जानकार नहीं हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, ये इस प्रकार का आवेदन है, नहीं भर सकते तो कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं इसे, ठीक है। ऑनलाइन जो भी व्यक्ति करेगा वो भर देगा, आप चाहे मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं। अब ऑनलाइन करने से केवल आपका ये दाखिल खारिज होगा नहीं, ठीक है। आवेदन भर के मैंने आपको बता दिया, इसमें लगेगा मृत्यु प्रमाण पत्र, आपकी 2 फोटो और आधार कार्ड, और इसी प्रकार से मान लीजिए जो भी उनके वारिस हों उनके भी नाम लगेंगे, ठीक है। जो भी मान लीजिए वारिस है, मान लीजिए आप 2 भाई हैं तो दोनों भाइयों के नाम लिख के दीजिए, आप माता जी में तो माता जी भी का नाम ही लिख के दीजिए, ठीक है। परेशानी आ जाएगी आपको, थोड़ा सा परेशानी ये आ जाएगी, लेखपाल जांच करेगा, पत्रावली निरस्त करेगा, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से दाखिल खारिज साथियों करवा सकते हैं आप, ठीक है। अब ये ऐसे ही आप ऑनलाइन करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, ये लेखपाल के पास जाएगा, ठीक है, लेखपाल के पास। लेखपाल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तहसीलदार को, और तहसीलदार जो है इस प्रकार से आदेश जो है वो कर देंगे साथियों। ये होता है उत्तराधिकार का प्रोसेस। अब साथियों कुछ आपके क्वेश्चंस जो हैं उन्हें भी मैं क्लियर करूँगा। देखिए साथियों, दाखिल खारिज कई टाइप का होता है। ये जो मैं दाखिल खारिज बता रहा हूँ ये है साथियों उत्तराधिकार दाखिल खारिज, ठीक है। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई बैनामा करवाते हैं, क्या करवाते हैं, बैनामा, तो उस बैनामा के आधार पर दाखिल खारिज होता है कि महोदय अब ये बैनामा करवा लिया, मेरा नाम दाखिल खारिज कर दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कोई वसीयत करवा ली, ठीक है, तो वसीयत का भी साथियों अपने नाम दाखिल खारिज करवाना चाहिए, ठीक है। अनिवार्य वसीयत का दाखिल खारिज करवाना चाहिए आपको, ठीक है। वसीयत का दाखिल खारिज करवाएंगे, वो प्रॉपर्टी में खतौनी में आपके नाम आएगी। अब ये उत्तराधिकार जब आपने दाखिल खारिज करवा लिया, जब आपका पूरा प्रोसेस होगा, तब साथियों खतौनी में बाकायदा आदेश लिख के आएगा कि वो मृतक के स्थान पर वारिस ये फलाना फलाना का नाम दर्ज किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका आदेश हो जाएगा, और इस पर बिल्कुल भी कतई आप लापरवाही मत करिए। भाई ये तो आपको फौती करवाना ही करवाना है, तो आप इस पर लापरवाही क्यों कर रहे हो भाई। आप मृत प्रमाण पत्र ढूंढ लीजिए, 2 फोटो, अपना आधार कार्ड और अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना।